हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बाकी सारी वीडियोस अगर आपने देखनी है तो उसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने ये टॉपिक अटैम्प्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि आपको हर क्वेश्चन में लिखनी ज़रूरी होती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। कंट्रीज़ के बीच में अगर आप गुड्स की, सर्विसेज की या कैपिटल की मूवमेंट करवाते हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। ठीक है। इट एनेबल्स कंट्रीज टू सेल देयर सरप्लस प्रोडक्शन एंड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे कैन नॉट एफिशिएंटली प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। इसके अंदर कंट्रीज़ वो चीज़ें बाहर बेचती हैं जो वो खुद अच्छे से बना पाती हैं, और जो वो खुद नहीं बना पाती वो बाहर से ख़रीद लेती हैं। ठीक है। ट्रेड बिटवीन नेशंस is as old as civilization itself, but in the modern globalized world, it has become a crucial component of economic growth, employment and development. ट्रेड तो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है, बट आजकल के ग्लोबलाइज ज़माने में ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक कंट्री की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड करता है कि उस कंट्री का ट्रेड कितना अच्छा है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड की जो इंपॉर्टेंस है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे और नॉन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की फुलर यूटिलाइजेशन होती है। ठीक है। अब एडम स्मिथ की थ्योरी है, या फिर जो रिकार्डो की थ्योरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, या फिर एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस, या फिर जो कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जब भी फ्री ट्रेड होता है तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, और जब फ्री ट्रेड नहीं होता तो ओवरऑल जो वर्ल्ड आउटपुट है वो कम बनती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स कंट्रीज टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ देयर नेचुरल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, तो हर एक कंट्री अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का और कैपिटल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करती है। ईच कंट्री स्पेशलाइजेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स वेयर इट हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज लीडिंग टू एफिशिएंट ग्लोबल रिसोर्स एलोकेशन। हर एक कंट्री वही सामान बनाती है जिसमें उसको फुल एफिशिएंसी है, फुल अच्छे से काम कर सकती है। इसी वजह से ग्लोबल वर्ल्ड में एफिशिएंसी या रिसोर्स एलोकेशन अच्छे से होता है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया स्पेशलाइजेज इन ऑयल प्रोडक्शन while India specializes in information technology services। इंडिया के पास क्योंकि मैन पावर ज़्यादा है और पढ़ी लिखी जनता ज़्यादा है, तो आईटी सर्विसेज में स्पेशलाइज है इंडिया, और सऊदी अरेबिया जो है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिजर्व्स हैं, तो वो ऑयल को जो है एक्सपोर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड ओपन्स अप लार्जर मार्केट्स फॉर प्रोड्यूसर्स बियॉन्ड डोमेस्टिक बॉर्डर्स। अब डोमेस्टिकली आप सामान बेच के अगर उकता गए हो तो आप ये सामान बाहर भी भेज सकते हो। अ लार्जर मार्केट एनकरेजेस मास प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपना माल बेचते हो, विद इन द कंट्री भी माल बेचते हो, तो आपको बल्क में बनाना पड़ेगा, मास प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और मास प्रोडक्शन करने की वजह से कॉस्टिंग कम आ जाती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। फॉर एग्जांपल, जापानीज automobile companies like Toyota, Honda export globally, which helps them to achieve large scale production and lower average costs। तो एग्जांपल दिया, जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो कंपनी है जैसे टोयोटा एंड होंडा, इनकी गाड़ियाँ तो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, तो ये बल्क में बनाते हैं और हर जगह जाके अपना सामान बेचते हैं, जिसकी वजह से इनकी एवरेज कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स। Through international trade, consumers gain access to a wide variety of goods and services, from electronics and fashion to food products, automobiles that may not be available domestically। तो कंज्यूमर्स के पास वैरायटी आ जाती है कि बाहर से वो कुछ भी सामान मंगा सकता है और अपनी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल्स टू यूरोप एंड अफ्रीका। तो इंडिया जो चीज़ बना सकता है कंफर्टेबली वो बाहर भेज देता है, और जो नहीं बना सकता बाहर से इधर ले आता है। ठीक है। तो वैरायटी ऑफ गुड्स आ जाती है कंज्यूमर्स के पास। नेक्स्ट, इनकम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैं इनकम बोल गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऐसी कंट्री जो डेवलप कंट्री है वो विदाउट ट्रेड हो ही नहीं सकती डेवलप, या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
Exports earn foreign exchange, which can be used to import capital goods, machinery and advanced technology. अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हो और उससे जो भी डॉलर कमाते हो उससे आप बाहर से मशीनें या टेक्नोलॉजी मंगा सकते हो. These imports help in industrialization and overall economic development. इससे ओवरऑल इंडस्ट्रीज खुलेंगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी और इंडस्ट्रीज ज़्यादा लेवल पे खुलने को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज सच एज साउथ कोरिया एंड सिंगापुर अचीव्ड रैपिड ग्रोथ थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड. तो जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमीज होती हैं, एग्जांपल जो साउथ कोरिया का दिया हुआ है और सिंगापुर का दिया हुआ है, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती हैं वो अपनी कंट्री को और ज़्यादा जो है अपने कंट्री का ग्रोथ रेट बढ़ा देती हैं. ठीक है. तो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू भी ग्रोथ रेट बढ़ता है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ट्रेड स्टिमुलेट्स इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स. जितना ज़्यादा अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड होगा उससे और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ में जितने भी ये एक्सपोर्ट लेड कंट्रीज़ हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं जो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को जॉब्स मिलती हैं. ठीक है. उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोजेज domestic producers to global competition, encouraging them to adopt modern technology, improve प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. तो बेसिकली होता क्या है, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड आता है किसी भी कंट्री में, इंटरनेशनल ट्रेड या ग्लोबली कंट्री खुलती है, तो जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ग्लोबल कंपटीशन फेस करना पड़ता है. या तो वो ख़त्म हो जाएंगे या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट करके अपने काम करने का तरीका और अच्छे कर लेंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, कॉस्टिंग कम करेंगे, जिससे वो सर्वाइव कर पाएँ. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज़. तो डेवलप कंट्रीज़ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है कंट्रीज़ की जो बैकवर्ड कंट्रीज़ थी पहले. स्टेबिलिटी इन प्राइजेस. नेक्स्ट पॉइंट. Trade allows countries to export surplus goods and import scarce items. Surplus goods आप बाहर भेज देते हो और जो कंट्री में चीज़ों की कमी है वो बाहर से मंगा लेते हो. This helps in stabilizing the domestic prices and prevents inflationary और deflationary trends. तो surplus माल बाहर भेज दिया तो प्राइस गिरेगा नहीं, और बाहर से scarce माल जो हमारे कंट्री में वो बाहर से मंगा लिया तो प्राइस बढ़ेगा नहीं. तो प्राइस कंट्रोल करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है. Improvement in standard of living, very important. When people get access to diverse high quality and affordable products, their real income and welfare improves. Simple words में, जब उनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान है खरीदने को, उनकी जो हाई क्वालिटी सामान खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइजेस पे, तो उनकी वेलफेयर बढ़ती है. Hence, trade contributes to raising the standard of living of population. Population की जो standard of living है उसके ऊपर जो है ट्रेड का भी, इंटरनेशनल ट्रेड का भी काफ़ी पॉजिटिव असर रहता है. नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट. एक्सपोर्ट्स हेल्प a nation to earn foreign exchange, strengthening its balance of payment position, जिसको BOP भी कहते हैं, and stabilizing the value of its currency. जितना आप एक्सपोर्ट करोगे, इंटरनेशनल ट्रेड होगा तभी एक्सपोर्ट करोगे ना, जितना एक्सपोर्ट्स करोगे बाहर से फॉरेन करेंसी कमाओगे, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन मजबूत रहेगी. ठीक है. अगर इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो ख़राब हो जाएगी. Encourages competition and efficiency. Open trade exposes domestic firms to international competition, forcing them to become more efficient, innovative and cost effective to survive in global markets. तो जिन कंट्रीज़ में ग्लोबलाइजेशन आ जाती है, फ्री ट्रेड आ जाता है, उन कंट्रीज़ में लोकल प्रोड्यूसर्स की तो बैंड बज जाती है, क्योंकि या तो उनको सर्वाइव करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लेना पड़ेगा, या फिर मशीनें चेंज करनी पड़ेंगी, या फिर ऐसा काम करेंगे जिससे कॉस्टिंग कम आए और क्वालिटी अच्छी चली जाए. तो इससे कंपटीशन और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है. पर दूसरी तरफ देखें, जो इसका डीमेरिट है वो ये कहता है कि भाई बाहर से कंपनी आने से हमारे लोकल प्रोड्यूसर का बैंड बज जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पीस. तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो इंटरनेशनल कॉपरेशन कंट्रीज़ के बीच में बढ़ेगी और लड़ाइयाँ कम होंगी. ट्रेड फॉस्टर्स म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड कॉपरेशन अमंग नेशंस. इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंस बढ़ती है और कॉपरेशन भी बढ़ती है. कंट्रीज एंगेज्ड in active trade relations are less likely to enter into conflicts as peace is beneficial for commerce. जो कंट्रीज आपस में अच्छे से ट्रेड कर रही होती हैं वो आपस में लड़ाइयाँ नहीं करती, क्योंकि पीस होगा तभी तो जो है बिजनेस चलेगा, लड़ाइयाँ होगी तो बिजनेस खत्म. नेक्स्ट, कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग. इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिंग्स पीपल, कल्चर्स एंड आइडियाज़ क्लोजर. It promotes cross-culture
कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ट्रेडिशंस एंड इनोवेशंस। जब कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं तो वो देखती हैं कि भाई फ़लाँ कंट्री में तो ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा होता है, तो वो अपने सिस्टम्स को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। कल्चरल एक्सचेंज होता है, आपस में शादियाँ शुदियाँ भी हो जाती हैं, तो ऐसा चलता रहता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन्स पॉलिटिकल रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड रिलेशंस ऑफ्टन पेव द वे for diplomatic and political cooperation. Economic partnerships can strengthen the political ties and promote स्टेबिलिटी। तो सिंपल वर्ड्स में अगर दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं तो उनके पॉलिटिकल रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं, और जितने अच्छे होंगे उतना लड़ाई के चांसेस कम रहेंगे। तो इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल, इन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द नेशंस, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। इट एनेबल्स एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अपने रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना, एनकरेजेस स्पेशलाइजेशन, प्रमोट्स टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड एनहेंसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसा कि आपको बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड से फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, स्पेशलाइजेशन एनकरेज होती है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र होता है एडवांस कंट्रीज़ से डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर पुअर कंट्रीज़ की तरफ, इससे एम्प्लॉयमेंट अच्छी होती है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बढ़ती है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स ग्लोबल रिलेशनशिप्स एंड फॉस्टर्स पीस थ्रू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि कंट्रीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं, इस वजह से लड़ाइयों के चांसेस कम रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।